हेलो गाइस, तो मैं फिर से वापस आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसकी पिछली वाली वीडियोस में मैंने फर्स्ट और सेकेंड को कवर किया था, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा बहुत रिपीट बता देता हूँ कि हमने आखिरी वाली वीडियो मतलब इससे पिछली वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, और अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन ही समझ में नहीं आएगी तो आप थर्ड को कैसे कैसे समझोगे। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में आखिरी में क्या किया था। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया सबसे पहले थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, इससे पहले हमने एक डिवाइस यहां पर तैयार कर ली थी जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यहां पर क्या काम करता था? ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब की तरह काम करता था, मतलब मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में। जो भी हमारे मेन काम होते थे उस समय सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, वो सब कौन करता था? हमारा ट्रांजिस्टर करता था। अब सेकेंड जनरेशन हमारी कब से कब तक चली? 1956 से लेके हमारी 1964 तक चली। अब उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर का यूज कर लिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर हमें अब इससे थोड़ा अपग्रेड होना था। अब ये भी हमें साइज में थोड़ा बड़े लगने लगे। ट्रांजिस्टर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी हमें साइज में कैसे लगने लगे? बड़े लगने लगे। हमें इससे थोड़ा और एडवांस होना था, क्योंकि हमारी नीड अब बढ़ने लगी थी कंप्यूटर के साथ साथ। हम यहाँ पर पब्लिकली भी अब उसका यूज करने लगे थे, ऑफिस वगैरह में भी कंप्यूटर का यूज होने लगा था। तो उसकी जब नीड बढ़ी यहाँ पर, तो हमें ट्रांजिस्टर का उपयोग ऐसा लगने लगा कि अब ये हमारे काम का नहीं है, हमें इससे थोड़ा और अपडेट वर्जन चाहिए। तो हमने एक चीज की इन्वेंशन की। पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, थर्ड जनरेशन हमारी कब से तब तक चली? 1964 से हमारी 1971 तक हमारी क्या चली? थर्ड जनरेशन चली। अब इसमें कौन सी डिवाइस का इन्वेंशन हुआ? तो इसके अंदर हमारी आईसी। अब आईसी का नाम बहुत से लोगों ने पहले सुन के रखा होगा, आजकल जो टीवीज वगैरह है उनमें भी डल के आती है। तो आईसी का पूरा फुल फॉर्म है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। यहां पर आपको फोटो दिख रहा होगा, फोटो से आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि ये साइज में कितना ज्यादा छोटा है। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये ट्रांजिस्टर से काफी ज्यादा फास्ट होता है, और इसकी कार्य करने की क्षमता और कैपेसिटी भी ट्रांजिस्टर से बहुत ज्यादा होती है। तो हमने यहाँ पर थर्ड जनरेशन में आईसी को इन्वेंट कर लिया। अब इसको इन्वेंट किसने किया था? तो इसको इन्वेंट करने वाले थे हमारे रॉबर्ट नॉइस भाई साहब। हाँ, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। क्लियर। अब उसके बाद हमने आईसी यहां पर बना लिया। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जो मेन पॉइंट्स हैं हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि फालतू में बात करने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई मतलब चीज नहीं है तो फिर उसको डालने से कोई मतलब नहीं है। तो हम मेन टॉपिक्स पे यहाँ पर पूरी बात करने वाले हैं। तो आईसी को किसने इन्वेंट किया था? यहाँ पर हमारे रॉबर्ट नॉइस। अब आईसी आ गई, इन्वेंटर भी आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीजें हुई, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन में आईसी के आने के बाद, अब यहाँ पर पहले क्या होता था कि हम कंप्यूटर बना रहे हैं। अब कंप्यूटर बना दिया तो ऐसा नहीं होता था कि बल्क में कंप्यूटर बन रहे हो। आज की डेट में क्या, अगर आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 भी कंप्यूटर चाहिए हो तो आप पहले ऑर्डर दे सकते हो, उसके कुछ टाइम लिमिट के बाद आपको वो कंप्यूटर मिल जाएंगे। पर पहले ऐसा नहीं होता था। अगर किसी को इकट्ठे कंप्यूटर चाहिए यहाँ पर, तो वो अवेलेबल नहीं करा पाते थे। क्यों नहीं करा पाते थे? अब इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कॉस्ट। उस समय के कंप्यूटर की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती थी कि कोई नॉर्मल इंसान उस कंप्यूटर को अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट उसको यहाँ पर क्या करती थी? फंडिंग करती थी, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क होता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि पब्लिकली इसका यूज इतना ज्यादा नहीं था। हम कंप्यूटर को बना लिया था पर पब्लिकली इसका यूज नहीं था। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन में आईबीएम, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने मेरी हिस्ट्री ऑफ क्लासेस की वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने बताया था। तो आईबीएम हमारी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। तो उसने थर्ड जनरेशन में यहाँ पर 6 कंप्यूटर का फैमिली तैयार की, जिसका नाम था सिस्टम 1360 लाइन। क्लियर। उसका नाम क्या था? सिस्टम 1360 लाइन। तो यहाँ पर आईबीएम ने 6 कंप्यूटर का एक फैमिली तैयार की और उसका नाम भी रख दिया। तो लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ भाई, अब इकट्ठे कंप्यूटर हमारे बन सकते हैं और हम कंप्यूटर का यूज पब्लिकली भी कर सकते हैं।
तो थर्ड जनरेशन में IBM ने 6 कंप्यूटर का एक परिवार भी तैयार कर दिया। अब उसके बाद और क्या क्या मेन मेन चीज हुई हमारे इसके अंदर, यहाँ पर लिखते चलता हूँ साइड में, इससे आपको याद रहे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। IC हो गया हमारा, उसके बाद IBM ब्रैकेट में लिख देता हूं 6 कंप्यूटर, क्लियर। अब ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद और क्या घटना करी हमारी थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में यहाँ पर एक डिवाइस और आई, सॉरी एक डिवाइस नहीं आई, एक प्रोग्राम और बनाया जिसका नाम था OS। कई लोगों ने इसका नाम पहले सुना होगा और बहुत से लोगों को इसका फुल फॉर्म भी पता है। तो OS का यहाँ पर हमारा फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही बात करूंगा। यहाँ पर अभी मैं सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उस सिस्टम को बोलते हैं जो हमारे पूरे, जैसे मान लो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर को चलाने वाला भी ना कोई तो चाहिए। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमारी गाड़ी हो गई, कार, अब गाड़ी को चलाने वाला कौन होता है, ड्राइवर। अब इसमें कौन सी नई बात है, सबको पता है ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। पर अगर मान लो इसमें से मैं इंजन निकाल लूं गाड़ी में से और ड्राइवर है हमारे पास, तो क्या गाड़ी चल जाएगी? कुछ लीजेंड बगल में बैठ के सोच रहे होंगे, हंस रहे होंगे, हाँ बिल्कुल चल जाती है, बहुत सी गाड़ी चल जाती है। पर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल तौर पर ले लेता हूँ कि भाई उस गाड़ी में इंजन बहुत जरूरी है, तो क्या ड्राइवर है और इंजन नहीं है तो गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ड्राइवर के साथ साथ हमें उसके कार के अंदर इंजन की भी जरूरत पड़ती है। वैसे क्या रहता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सभी चीजों से मिलके बनता है और ये सभी को एक साथ लेके चलता है, क्लियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर हमारा इन्वेंशन हो गया थर्ड जनरेशन में। तो जो कंप्यूटर है उनको एक राह मिल गई, मतलब एक मसीहा मिल गया कि हम तुम्हें आगे लेके चलेंगे, हम तुम्हारा पूरा काम संभालेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया हमारा, OS आ गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड जनरेशन में और क्या चीजें आई, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले सेकंड जनरेशन में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्टेन थी और कोबोल थी। अब थर्ड जनरेशन में हमारी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, तो थर्ड जनरेशन में यहाँ पर हमारी एक लैंग्वेज आई बेसिक। ये बेसिक कोई कोर्स नहीं है, ये हमारी मशीनी लैंग्वेज का नाम है बेसिक। इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये उसका पूरा फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया आता है, तो भाई बिल्कुल याद कर लेना या फिर नोट डाउन कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी क्या आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, कौन सी, बेसिक। ये भी काम हो गया हमारा। हम धीरे धीरे करके सारे काम निपटाए चलते कि थर्ड जनरेशन में हमारी कौन कौन सी चीजें हैं। अब उसके बाद मेन बात यहाँ पर रहेगी किसकी, रेटिंग की। मैं इतनी देर से कॉस्ट पे बात कर रहा था कि इतनी ज्यादा कॉस्ट थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, पर एक्चुअल में इसकी कीमत थी कितनी। तो यहाँ पर एक मिनी कंप्यूटर बनाया गया थर्ड जनरेशन में, मिनी कंप्यूटर, जिसका नाम था हमारा PDP-8। क्या नाम था, PDP-8। इस कंप्यूटर को बनाया गया, इसका आकार एक बिल्कुल रेफ्रिजरेटर के बराबर था, मतलब जो हम डेली लाइफ में फ्रिज यूज करते हैं जस्ट उसके बराबर था इसका आकार इस मिनी कंप्यूटर का। इसको कौन सी कंपनी ने बनाया था, यहाँ पर इसको बनाने वाले थे हमारे DEC, डिजिटल इक्विपमेंट, और C से हो गया हमारा कॉर्पोरेशन, क्लियर। कौन सी कंपनी ने बनाया था, DEC कंपनी ने। अब उसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी कीमत कितनी थी। तो उस समय इसकी कीमत हमारी करीबन $18,000 थी। तो समझ में आ गया कि नॉर्मल इंसान उस समय कंप्यूटर को क्यों अफोर्ड नहीं कर पाता था, क्योंकि उस समय एक कंप्यूटर की कीमत थी $18,000। आप गूगल पे जाके चेक कर लो कि आज की डेट में कितने का डॉलर कितने रुपए हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना तो करीबन 13 लाख के करीब इसकी वैल्यू निकलेगी एक कंप्यूटर की यहाँ पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय कंप्यूटर कितने ज्यादा महंगे होते थे। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा क्या हो गया, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि थर्ड जनरेशन में तो हमने समझ लिया कि हमारा आईसी आ गया, पर फोर्थ जनरेशन में हमने आईसी के अंदर या फिर उसके अलावा हम कौन सी डिवाइस लेके आए।
तो फोर्थ जनरेशन को यहां पर सबसे पहले हम हेरिडिटी डाल लेते हैं, फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन हमारी कब से कब तक चली? तो फोर्थ जनरेशन हमारी चली 1971 से लेके 2000 तक। क्लियर? अब धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं हम अपने साल तक। तो फोर्थ जनरेशन हमारी 1971 से लेके 2000 तक चली। अब उसके बाद फोर्थ जनरेशन में हमने आईसी को यहाँ पर थोड़ा अपग्रेड कर दिया। आईसी को बदला नहीं हमने उसे थोड़ा क्या कर दिया? अपग्रेड कर दिया। हमने उसको क्या कर दिया यहाँ पर? VLS आईसी और एक क्या कर दिया? LS आईसी। मतलब यहां पर LS आईसी का पूरा फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और VLSIC का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यहां पर नॉर्मली बता देता हूं। तो यहां पर हमने आईसी को थोड़ा अपग्रेड कर दिया और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? LSIC और VLSIC में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज कुछ ज्यादा बदलाव वाली नहीं थी, हमने उसे थोड़ा अपग्रेड कर दिया। पर मेन चीज यहां पर क्या आई? हम फोर्थ जनरेशन को इतना क्यों अहमियत दिए और फोर्थ जनरेशन यहां पर क्यों आई? साइड में लिख देते हैं LSIC और VLSIC। उसके बाद यहां पर एक चीज और बनाई गई जिसका नाम क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? माइक्रो प्रोसेसर। अब यहां पर माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर के अंदर ही लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी कंप्यूटर की स्पीड में पूरी हेल्प करते हैं। ठीक है? जितना अच्छा हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर होगा उतनी अच्छी हमारे कंप्यूटर की स्पीड होगी और उसकी लाइफ होगी। तो उस समय हमारे फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर बनाने लगे, या फिर हमने बना दिया। अब कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बना दिया? तो उस समय कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है, इसका नाम है इंटेल। सभी लोगों ने नाम सुना होगा। जो आजकल लैपी वगैरह आते हैं उसके जस्ट कॉर्नर में देखना, जो लैपटॉप है ना आपके, इस वाले कॉर्नर में देखना तो आपको दिख जाएगा इंटेल कोर। ठीक है? i3, i5, i7 वगैरह वगैरह लिखा हुआ दिख जाएगा। तो उस समय इंटेल कंपनी ने यहां पर एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका पूरा नाम क्या था? इंटेल 4004। उन्होंने एक माइक्रो प्रोसेसर हमारे सामने बना के रख दिया। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक छोटा सा रहता है, ज्यादा कोई बड़ा खास नहीं है, छोटी चिप टाइप की रहती है। क्लियर? जो कि आपकी किसकी बनी हुई होती है? जो कि हमारी सेमी कंडक्टर की बनी हुई होती है। ये नोट डाउन कर लेना, सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर पता नहीं है तो उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद यहां पर क्या हो गया? हमने एक माइक्रो प्रोसेसर बना लिया, इंटेल कंपनी ने बनाया इंटेल 404, जो कि सेमी कंडक्टर का बना हुआ होता था। अब यहां पर माइक्रो प्रोसेसर बनाने के बाद एक नाम और आपको यहां पर कॉमन ही लग रहा, माइक्रो कंप्यूटर। कभी नाम सुनाओ माइक्रो कंप्यूटर का? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आता है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो, उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर ही बोलते हैं। और जो ये नाम है ना, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर से ही आया है, क्योंकि एक डेफिनेशन निकलती है यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में कि जो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं हम उन्हें माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो जो कंप्यूटर हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? रीजन आपके सामने है। तो यहां पर हमने क्या बना दिया? एक चिप भी बना दी, इंटेल 4004 नाम से हमने एक यहां पर माइक्रो प्रोसेसर बना दिया। अब मेरे बाद यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर भी हो गया हमारा फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद हमने और क्या क्या फोर्थ जनरेशन में झंडे गाड़े। तो हमने इतना काम कर दिया। अब जो मैंने पिछले बोला था थर्ड जनरेशन में, इसकी कॉस्ट के बारे में, किसी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, किसकी? कंप्यूटर की। तो नॉर्मल पीपल के लिए इस पे वर्क करना और उसका यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। तो यहां पर एक कंपनी निकली, MITS। अब उसने क्या किया? यहां पर MITS कंपनी ने हमारे जो बिल गेट्स साहब हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिल गेट्स, जो कि हमारे किसके फाउंडर हैं? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के। जो आप विंडोज वगैरह चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, उसमें यदि स्टार्ट करते हो तो विंडोज लिखा हुआ आता है और नीचे ध्यान से देखना तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन भी आपको दिख जाएगा। तो उन्होंने, जो हमारे बिल गेट्स हैं, क्लियर, उनको एक काम दिया। अब यहां पर हम थोड़ा बिल गेट्स के बारे में समझ लेते हैं। बिल गेट्स हमारे एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी और लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा अच्छा लगेगा। यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में। बहुत से लोग वहां पर जाने के लिए तरसते हैं कि भाई एक बार हमारा हो जाए, क्योंकि उसके अंदर से जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं सब भाई यहीं से निकलते हैं। तो जल्दी से जाओ, धावा बोल दो। तो बिल गेट्स को यहाँ पर उन्होंने काम दिया, उन्होंने बोला MIT कंपनी वालों ने कि आप ऐसा करो कि हम आपको एक काम दे रहे हैं, आपको हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रहे हैं, आपको इस कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल कर देना है, और अगर आपने काम इंस्टॉल कर दिया तो आपका भी नाम हो जाएगा और हमारा भी नाम हो जाएगा। अब कौन सी लैंग्वेज थी और वो कंप्यूटर कौन सा था? तो उस लैंग्वेज का नाम था हमारा बेसिक। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बेसिक, इससे पहले वाली जनरेशन में। तो उन्होंने बिल गेट्स को बेसिक लैंग्वेज इंस्टॉल करने का काम दिया कि आप इस कंप्यूटर के अंदर, अब कंप्यूटर कौन सा है? तो कंप्यूटर था हमारा ऑल्टेयर 8088। क्लियर? ये उस कंप्यूटर का यहां पर नाम था हमारे 8088, ऑल्टेयर 8088। तो बिल गेट्स साहब ने यहां पर उनसे बोला कि ठीक है, हम आपका काम कर देते हैं, और हमारे जो बिल गेट्स साहब हैं उन्होंने इस कंप्यूटर के अंदर बेसिक लैंग्वेज इंस्टॉल कर दिया। अब जब उन्होंने उसके अंदर बेसिक लैंग्वेज इंस्टॉल कर दिया तो कंप्यूटर में काफी ज्यादा बदलाव आया, और जो कंप्यूटर के रेट हैं वो भी काफी ज्यादा नीचे आ गए। अब नॉर्मल इंसान उसको खरीद सकता है और उसके ऊपर वर्क भी कर सकता है। अब नॉर्मल इंसान के लिए हम इतना क्यों लगे हुए हैं कि नॉर्मल इंसान जरूरी है? तो देखो, कभी भी कोई भी चीज अगर हमें बिल्कुल आगे बढ़ानी है, फेमस करनी है, कुल मिला के अगर बोले हम तो उसको ज्यादातर लोग यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, और सभी लोग जानते होंगे कि आजकल सबसे बड़ी पब्लिसिटी कौन सी होती है? माउथ टू माउथ। अगर मैं किसी चीज की तारीफ आपके सामने करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं, और आपको भी ऐसा लगेगा कि सामने वाले इंसान ने मुझसे बोला है कि हाँ भाई ये चीज यूज करो, और वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से। तो आप भी एक बार सोचोगे कि हाँ इसका यूज कर लेते हैं, क्या बुराई है? ठीक है। तो नॉर्मल पीपल के लिए कंप्यूटर का यूज इतना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब जरूरतें बढ़ने लगी थी, कंप्यूटर मार्केट में आ गए थे। अब आखिरी में यहाँ पर हमारा थे वो यहाँ पर लिख देते हैं MITS कंपनी। ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में हमने इतनी सारी चीजें कर ली, कुछ सॉफ्टवेयर भी बनाए हमने, जैसे स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट क्या होता है? उसके अलावा ये डेटाबेस क्या होता है? क्लियर? तो स्प्रेडशीट हम एक्सेल को भी बोलते हैं, और जो डेटाबेस है उसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ हमारे सॉफ्टवेयर ही बनना स्टार्ट हो गए। क्यों बनना स्टार्ट हो गए? क्योंकि लोगों की नीड बढ़ गई इसके अंदर। अब फोर्थ जनरेशन यहाँ पर आके हमारा फिनिश हो जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी? फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन हमारी 2000 से लेके टिल ना, मतलब अभी जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, फिफ्थ जनरेशन के अंदर हम कुछ ज्यादा नई डिवाइस लेके नहीं आए, मतलब नई डिवाइसेस तो कंप्यूटर के अंदर भाई बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है, पर अगर हम मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ ज्यादा डंडे नहीं गाड़े। इसके अंदर हमने क्या कर दिया? LSIC और जो VLSIC था उसको कन्वर्ट करके किसमें कर दिया? ULSIC कर दिया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में उसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? मेन लॉजिक एलिमेंट हो गया ULSIC। अब उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में हमने यहां पर क्या इन्वेंट कर दिया? फिफ्थ जनरेशन में हमने यहाँ पर कंप्यूटर को और एडवांस बना दिया, मतलब हमने नए नए सॉफ्टवेयर बनाए, नए नए एप्स बनाए। अब क्या क्या किया हमने इसके अंदर? तो सबसे पहले जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसके अंदर हम यहाँ पर आज की डेट में AI, इसका पूरा नाम लिख देता हूं यहाँ पर मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन की अब तक सबसे बड़ी मेरे ख्याल से इन्वेंशन कौन सी है? AI। बहुत सारी हमने इन्वेंशन की फिफ्थ जनरेशन के अंदर, हमने बहुत सारे चेंजेस किए, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंप्यूटर का पूरा रूप ही बदल दिया। अब कैसे बदल दिया? आजकल बहुत से काम आप लोगों ने देखे होंगे, ताली बजा देते हैं तो लाइट चालू हो जाती है, हम बोलते हैं तो चीजें सर्च हो जाती है। क्लियर? तो ये सब चीजें किससे हमारी मुमकिन हो पाई? AI से। AI ने यहाँ पर क्या कर दिया कि कंप्यूटर को अब बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटिक कर दिया।
क्लियर। हमारे जो भी काम होते हैं हम कंप्यूटर से करवाने लगे हैं, और अगर आप गौर करोगे तो आप कोई भी ऑफिस में चले आओ या फिर कोई भी कंपनी में चले आओ, अब कोई भी काम बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं है। आपको कोई ना कोई ऑफिस में या फिर कंपनी में कंप्यूटर रखा हुआ मिल ही जाएगा। कंप्यूटर नहीं होगा तो लैपटॉप हो जाएगा। क्लियर, दोनों बात एक ही है। तो अब क्या फिफ्थ जनरेशन में हो गया कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि हमारे काम अब सब किससे होने लगे, कंप्यूटर से ही होने लगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लेके आए, एआई टेक्नोलॉजी तो ले ही आए। क्लियर, उसके बाद अब किसकी बात करते हैं यहाँ पर, साइज की। तो साइज से आप लोग सभी लोग जानते हो कि आज कंप्यूटर का साइज क्या हो चुका है। हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, एक बहुत बड़े कमरे से की थी, पर आज हम एक घड़ी के आकार का भी कंप्यूटर चलाते हैं। जो देखते हो स्मार्ट वॉचेस वगैरह, वो भी क्या है, कंप्यूटर ही है ना। आप जितने भी कॉल्स वगैरह हैं, एप्स वगैरह हैं, सब वो किससे चला रहे हो, अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी से चला रहे हो। तो सोचो कंप्यूटर का आज साइज क्या हो चुका है। एक कमरे से स्टार्टिंग की थी और एक कहां पर आ गया, एक बिल्कुल वॉच पे आ गया। तो कंप्यूटर का हमारा साइज भी कम हो गया। उसके बाद चौथी चीज क्या, इंटरनेट। अब ये तो भाई बिल्कुल ही एकदम चेहरे पे स्माइल आ गई होगी इंटरनेट के नाम से, कि इंटरनेट ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। अब देखो इंटरनेट जब आया, क्लियर, और कंप्यूटर, ये दोनों बिल्कुल मिले आपस में, इन दोनों का संगम हुआ, तो ये मान लो एक नई चीज यहां पर बन गई। क्योंकि कंप्यूटर का यूज तो हम करते ही थे साथ ही साथ, पर जब वो इंटरनेट से मिला तो कंप्यूटर का यूज और भी ज्यादा बढ़ गया। क्लियर, तो यहां पर सबसे बड़ी चीज और क्या थी, इंटरनेट। जब इंटरनेट आया तो कंप्यूटर की डिमांड बढ़ी। अब कंप्यूटर की डिमांड बढ़ी तो उसका यूज बढ़ा, और यूज के साथ साथ उसके अंदर हमने अपडेट भी किए और कई कई नई नई चीजें भी उसके अंदर लेके आते गए। तो और क्या हमारी मेन चीज थी, इंटरनेट। एक पॉइंट यहां पर और लिख देता हूं मैं, मल्टी मीडिया। अब ये मल्टी मीडिया क्या है, मल्टी मीडिया मतलब वीडियो, ऑडियो और ये ग्राफिक। क्लियर, फिफ्थ जनरेशन में हमारे मल्टीमीडिया भी आ गया। मतलब जो आज हम कंप्यूटर पे वीडियोस देख लो, या फिर ऑडियो सुन लो, या फिर ग्राफिक्स जान लो, या फिर टेक्स्ट भी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, टेक्स्ट। क्लियर, तो आजकल हमारे कंप्यूटर में चाहे वीडियो एडिटिंग हो, फोटो एडिटिंग हो, कोई भी काम हो, सब हम किससे कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया का भी मेन रोल है फिफ्थ जनरेशन के अंदर। इंटरनेट हो गया, मल्टीमीडिया हो गया। उसके अलावा यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अलग अलग फॉर्म। पहले क्या होता था कि हमारे पास एक ही कंप्यूटर होता था, साइज काफी ज्यादा बड़ा होता था, पर आज पीसी, उसके बाद लैपटॉप। क्लियर, और यहां पर एक और लिख देता हूं मैं, पाम टॉप। क्लियर, आजकल हमारे पीसी भी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी कई कई सारे टाइप्स के आने लगे हैं। डेस्कटॉप आने लगा है, लैपटॉप आने लगा है, पाम टॉप आने लगा है। तो हमने कंप्यूटर के साइज में भी और उसके प्रकार में भी कई सारे डिफरेंस कर दिए है। मतलब अपने हिसाब से अब कंप्यूटर को कस्टमाइज करना सीख गए हैं। क्लियर, तो ये ओवरऑल हमारी क्या हो गई, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने सारी यहाँ पर आपको जनरेशन पढ़ा दी है। क्लियर, 5 जनरेशन हो चुकी है। एक मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा, इसके बाद ही वो पूरा 5 जनरेशन का कॉम्बिनेशन होगा। जानता हूं कि बहुत लंबा वीडियो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को शायद अगर किसी को पसंद हो लॉन्ग वीडियो, बिल्कुल चाहते हैं कि सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए, तो उस वीडियो में आपको 5 जनरेशन एक ही जगह पर मिल जाएंगी। क्लियर, तो ये हो गई हमारी 5 जनरेशन। तो अगर आप लोगों को आखिरी फिर से बोलना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग इस प्रकार की कई सारी जानकारियां यहाँ पर मिलती रहेंगी। और वीडियो को शेयर करना चाहो तो भाई शेयर भी कर दो, और ऐसा लगता है कि और लोगों को जरूरत है इस वीडियो की तो पहुंचा दो। क्लियर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के संग जल्दी मिलूंगा, फिर तब तक के लिए बाय बाय।